सबसे पहले मैं आपसे देशभक्ति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। देशभक्ति एक ऐसा शब्द है जिससे आप सब वाकिफ हैं, लेकिन हमारे देश में देशभक्ति को अक्सर हमारी सीमाओं की रक्षा और सेना के शौर्य से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन देश के आम नागरिक भी देशभक्त हो सकते हैं। आज हमने देशभक्त शब्द पर जब रिसर्च किया तो पता चला कि अंग्रेजी का एक शब्द पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति एक ग्रीक शब्द पेट्रिस से निकला है। पेट्रिस से ही बाद में पेट्रियोटिज्म बना है, जिसका मतलब होता है पितृभूमि, और यही शब्द आगे चलकर अंग्रेजी भाषा में पैट्रियट यानी देशभक्त बन गया। पहली बार पैट्रियट शब्द का इस्तेमाल यूरोप में लगभग 16वीं सदी में दिखने लगा और पैट्रियटिज्म शब्द 17वीं और 18वीं सदी में ज्यादा लोकप्रिय हुआ। अमेरिका के मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, देशभक्ति का मतलब है हर समय अपने देश का साथ देना, लेकिन सरकार का साथ तभी देना जब वो उसके लायक हो। लेकिन हम मानते हैं कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर दिखाई नहीं जा सकती। आप अपने घर पर रहकर भी एक नागरिक के तौर पर भी देशभक्ति निभा सकते हैं और अपने देश का साथ दे सकते हैं, और वो भी ऐसे में जब आपका नेता, आपकी खुद की चुनी हुई सरकार और देश का लोकप्रिय नेता आपसे खुद ये कहे कि अब समय आ गया है कि आप भी अपनी देशभक्ति देश के लिए दिखाएं। जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से ही हम आपसे लगातार ये कह रहे हैं कि अब आपको एनर्जी सेविंग मोड में चले जाना चाहिए और देश हित में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बचानी चाहिए, क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत सहित पूरी दुनिया एक बहुत बड़े ऊर्जा संकट से गुजर रही है। अभी तक भारत ईरान युद्ध के बुरे असर से बचा हुआ है और हो सकता है इसीलिए आपने इसे बहुत गंभीरता से ना लिया हो। आपको अभी तक यही लगता होगा कि ईरान युद्ध की जो तस्वीरें आ रही हैं टीवी पर, बस आप वो देख रहे हैं और इस युद्ध का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह गलत है। हमारे यहाँ अभी तक ना तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, ना महंगाई बढ़ी और ना ही आम जनता पर सरकार की तरफ से कोई रोक टोक लगाई गई। लेकिन अब भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां भारत के 145 करोड़ लोगों को अपने जीवन में कुछ नए अनुशासन लाने पड़ेंगे, कुछ कटौतियां करनी पड़ेंगी और अपनी जीवन शैली में भी बदलाव करने पड़ेंगे। और ये इस देश के नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य भी है और यही समय है आपको अपनी देशभक्ति दिखाने का। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 24 घंटे में दूसरी बार देश के लोगों से 7 बड़ी अपील की हैं, जो आने वाले समय में आपके जीवन में होने वाले बदलावों को दर्शाती हैं। इसलिए आज का जो शो है हमारा, इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस शो से आज से आपको यह पता चल जाएगा कि आने वाले समय में आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव आ सकते हैं या फिर आपको कौन से बदलाव अपने जीवन में लाने होंगे। कल प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में यही बात कही थी और आज उन्होंने गुजरात के वडोदरा में भी वही अपील आप सबसे की है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी आपसे क्या कह रहे हैं। पहली बात, पेट्रोल और डीजल की खपत आप कम करें, हो सके तो मेट्रो से सफर करें जहां जहां मेट्रो जाती है, अपनी कार और गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल करें, हो सके तो कार पूलिंग करें और फिजूल में अपने घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। इससे ईंधन बचेगा। भारत अपना 90% तेल विदेशों से खरीदता है और हम जितना पेट्रोल डीजल ईंधन बचाएंगे उतनी ही विदेशी मुद्रा हमारे देश की बचेगी। दूसरा, 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। गोल्ड आप 1 साल तक ना खरीदें। अगर आपके घर में कोई शादी ब्याह है, कोई दूसरा आयोजन है, तो उसके लिए भी अगले 1 वर्ष तक आप गोल्ड खरीदने से बचें। इससे भी विदेशी मुद्रा बचेगी। कैसे बचेगी ये समझिए। सोना डॉलर में पेमेंट करके दूसरे देशों से हमें यहां मंगवाना पड़ता है और डॉलर महंगा होने से सोने के ऊपर जो हम खर्चा करते हैं वो लगातार बढ़ रहा है। तो अगर आप सोना नहीं खरीदेंगे तो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार में बचत होगी। तीसरा, कोरोना काल की तरह वर्क फ्रॉम होम करें। अपनी ज्यादातर मीटिंग्स ऑनलाइन करें या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करें। बात वहीं आ गई कि आप जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक अपने घर से ना निकलें। इससे आप कम से कम घर से बाहर निकलेंगे। गाड़ी, पेट्रोल डीजल और बिजली जैसे जो दूसरे खर्चे हैं आपके, वो बचेंगे, जिससे देश की ही बचत होगी। चौथा, कम से कम 1 साल तक छुट्टियां मनाने के लिए विदेश ना जाएं और ना ही विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग करें,
क्योंकि इससे भी आप अपने खून पसीने की जो कमाई है उसे दूसरे देशों में खर्च कर रहे हैं, जिससे भारत का पैसा विदेशों में जाएगा और नुकसान हमारा ही है। इसके बदले अगर आपको छुट्टियों पर जाना है तो अपने ही देश में जाएं। हमारे देश में ऐसी जगहों की कमी नहीं है जहां पर आप छुट्टियां मना सकते हैं। अगर आपको डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तो अपने ही देश में करें। पांचवी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से भी अपील की है कि वो अपने खेतों में रासायनिक खाद यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल अब आधा कर दें और प्राकृतिक खेती करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर केमिकल फर्टिलाइजर्स दूसरे देशों से खरीदता है, इसलिए अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स की खपत कम करेंगे तो इससे भी देश का पैसा बचेगा। छठी बात, विदेशी ब्रांड्स का कोई सामान ना खरीदें और भारत में बना सामान ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जिससे हमारा पैसा हमारे अपने देश में ही रहेगा। और सातवां, घर की रसोई में कुकिंग ऑयल का प्रयोग कम से कम करें। भारत अपना लगभग 60% कुकिंग ऑयल दूसरे देशों से खरीदता है, इसलिए कुकिंग ऑयल की खपत कम होगी तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, मोटापा कम होगा, आप फिट रहेंगे और देश का पैसा भी बचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अपने जीवन में ये नए बदलाव लाने से भारत की विदेशी मुद्रा बचेगी और देश पर ईरान युद्ध का असर, आपके ऊपर भी ईरान युद्ध का असर कम से कम होगा। सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। और सूरत वालों को मैं खास कहता हूं, इसी तरह मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। हम तो किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं। हमें अपना खेत सबसे पहले बचाना है, हमें अपनी धरती मां को बचाना है, हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती मां को मारना नहीं चाहिए। नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाइए। साथियों, एक और भी अहम विषय, और वो भी आप में से बहुतों को लागू होता है, बुरा मत मानना, फैशन हो गई है। जैसे ही वैकेशन हुआ, बच्चों के हाथ में विदेश की टिकट पकड़ा देते हैं। विदेश में जाके वैकेशन कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, आजकल विदेश घूमने, वहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग, ये मैं यहां से बहुत से लोग हैं, आप मुझे निमंत्रण नहीं भेजते, पहले भेजते थे क्योंकि विदेश में ही शादी करते थे, अब बंद कर रहे हैं। ये विदेश में वेडिंग, इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। साथियों, आप सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां मनाएं, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाएं, हम अपने स्थानों पर गर्व करें। और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है हमारे लिए। हमें भारत के नागरिक के तौर पर
अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। इससे पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील सुनकर आपको आज कोविड का समय याद आ गया होगा। मैं आपको वो समय थोड़ी देर के लिए दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, जब देश ने एक साथ मिलकर अपनी जीवन शैली, अपना लाइफस्टाइल और अपनी आदतें रातों रात बदल ली थीं और देश हित में इस देश के लोगों ने कई बड़े त्याग किए थे। जरा लॉकडाउन का वो जमाना याद कीजिए जब घर से बाहर निकलना मना था। वर्क फ्रॉम होम का वो दौर याद कीजिए जब महीनों तक लोग अपने दफ्तर नहीं गए और घर से ही काम करते थे। फिजिकल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन और क्वारंटीन के वो नियम याद कीजिए जब आप किसी से मिल नहीं सकते थे। तब आपकी जान पर खतरा था, लेकिन आज आपकी जेब पर खतरा है। अगर सच कहा जाए तो इस बार भी संकट उतना ही बड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आपके सामने दुश्मन कोई वायरस नहीं है, बल्कि तेल के बढ़ते हुए दाम और तेल और एलपीजी की कमी है। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस बार आपको डर की वजह से नहीं, बल्कि देशभक्ति के लिए ये कदम उठाने हैं। जब देश का हर नागरिक ऊर्जा बचाएगा तो भारत की विदेशी मुद्रा बचेगी और इसका फायदा भारत के हर नागरिक को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जो आज आपसे कह रहे हैं, इसे आप आर्थिक अनुशासन मान सकते हैं। हम लोग अपने अपने जीवन में हमेशा कोई ना कोई अनुशासन जरूर रखते हैं, नियम रखते हैं। इस बार आपको आर्थिक अनुशासन को अपनाना है, यानी जो आर्थिक फैसले हैं वो सोच समझ कर लेने हैं। जैसे गोल्ड ना खरीदना, विदेशों में जाकर छुट्टियां कम से कम मनाना। पैसा तो आप खर्च रहे हैं, लेकिन विदेशी सामान ना खरीदकर अपने देश में बना हुआ सामान खरीदना। तेल का कम से कम इस्तेमाल करना, जहां हो सके वहां बचत कर लेनी। क्योंकि याद रखिए, देश जो होता है वो लोगों से बनता है, देश सरकार से नहीं बनता। कभी भी कोई भी देश जब संकट में होता है तो सरकारें तो लड़ती ही हैं, सरकारें अपना काम करती हैं, सेनाएं भी अपना काम करती हैं, लेकिन कोई भी देश महान बनता है अपने लोगों से। और आखिर में ये लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने देश को किसी भी संकट से कैसे निकालते हैं। और आपने हर जगह देखा होगा, आपने ईरान में भी इस समय देखा होगा कि ईरान की सेना तो लड़ ही रही है, ईरान की सरकार तो लड़ ही रही है अमेरिका से, लेकिन ईरान के लोग भी पीछे नहीं हैं, वो भी लड़ रहे हैं एकता के साथ। आपने इजराइल में भी देखा होगा, इजराइल के लोग जब उनके देश पर कोई संकट आता है, उनकी सेना कहीं लड़ती है अपने दुश्मन से, तो इजराइल के लोग भी जितना भी त्याग करना होता है, वो इजराइल के लोग भी अपनी सेना के पीछे खड़े रहते हैं। उनमें भी देशभक्ति का उतना ही जज्बा आपको देखने को मिलता है। इस बार देशभक्ति जो आपको दिखानी है वो ये आर्थिक अनुशासन के जरिए दिखानी है। अब देखिए, जिस संकट में हम प्रवेश करने वाले हैं, बाकी की दुनिया तो प्रवेश कर चुकी है, हमारा देश जिस संकट में प्रवेश करने वाला है उससे निकलने के दो फॉर्मूले हैं। एक, ऊर्जा को बचाइए, यानी आपके सामने जो भी एनर्जी है, ऊर्जा मतलब आपकी बिजली को आपको बचानी है, आपको पेट्रोल बचाना है, डीजल बचाना है, ये ऊर्जा आपको बचानी है। दूसरा, अपने देश की विदेशी मुद्रा को आपको बचाना है। विदेशी मुद्रा कम से कम खर्च करनी है। कोई भी चीज अगर हम बाहर से खरीदते हैं, उसे कम से कम बहुत किफायत से हमें इस्तेमाल करना है। अब आप देखिए कि किन किन चीजों को विदेशों से खरीदने पर हमारे देश का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है और उसी को हमें रोकना है। ये लीकेज है हमारी इकोनॉमी में। तो इसमें सबसे ऊपर नाम है कच्चे तेल का। कच्चा तेल, भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। 90%। वर्ष 2024 में तेल के इंपोर्ट पर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ईरान युद्ध के बाद जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, उससे आने वाले दिनों में तेल के इंपोर्ट पर भारत का खर्च और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ ये पड़ने वाला है।
कच्चे तेल के बाद भारत को विदेशों से सोना खरीदने पर भी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। वर्ष 2024 में हमने विदेशों से 5.5 लाख करोड़ रुपए का सोना खरीदा, जिसकी पेमेंट हमने डॉलर्स में की थी। और जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ रही है, सोना खरीदना और महंगा हो रहा है। जबकि पिछले साल ये जो खर्च है जो हमने सोना खरीदने पर किया था, ये बढ़कर हो गया था 6.8 लाख करोड़ रुपए हमारे देश ने खरीदा। इतने रुपए का सोना हमने खरीद लिया। एक और आपको कैलकुलेशन देता हूं। भारत विदेशों से हर रोज यानी एक दिन में सोना खरीदने पर 1800 करोड़ रुपए खर्च करता है। एक दिन में, हर दिन 1860 करोड़ रुपए का सोना खरीद लेते हैं हम। और हर घंटे 78 करोड़ रुपए का सोना भारत खरीदता है। और विदेशों से सोना खरीदने के मामले में भारत पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 1 साल तक आप बिल्कुल सोना मत खरीदिए। सोना हमें बाहर विदेशों से खरीदना पड़ता है, पेमेंट डॉलर में देनी पड़ती है, और इस समय हम ऐसी स्थिति में नहीं है। बचत करनी है हमें। हर वर्ष बड़ी संख्या में हमारे देश के लोग छुट्टियों में विदेश घूमने जाते हैं, विदेशी सामान की खरीदारी करते हैं और उस पर हम बहुत पैसा खर्च करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि यह सारा पैसा असल में विदेशी कंपनियों की जेब में जाता है, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था में जाता है। वर्ष 2023 में भारत के लोगों ने 2,72,000 करोड़ रुपया विदेशों में जाकर खर्च किया। पिछले साल लगभग 3.5 करोड़ भारत के लोग विदेश यात्रा पर गए थे। सोचिए, इतने भारतीय लोग, लगभग 3.25 करोड़ लोग विदेश जा रहे हैं। अब इन सब से ये कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप विदेश यात्रा कम से कम करें। बहुत जरूरी काम हो तो जाएं, लेकिन छुट्टियां मनाने के लिए अगर जा रहे हैं तो अपने देश में मनाइए। उससे फायदा ये होगा कि आप जो भी पैसा खर्च करेंगे वो हमारे अपने देश में ही रहेगा। अगर आप मेड इन इंडिया सामान खरीदेंगे वो अपने देश में ही रहेगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स के मामले में भी भारत इंपोर्ट पर निर्भर है। पिछले वर्ष भारत ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के केमिकल फर्टिलाइजर विदेशों से खरीदे। यह भी हमें कम करना पड़ेगा। अब आपको 2 अलग अलग चार्ट्स हम दिखाते हैं और बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील से कैसे विदेशी मुद्रा बचेगी और महंगाई घटेगी। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो देखिए। भारत को तेल और सोना चाहिए। यह तेल और सोना हमें विदेशों से खरीदना होगा। तेल और सोना खरीदने के लिए डॉलर में पेमेंट करना होगा। डॉलर जितना महंगा होगा उतना ही हमारा नुकसान होगा और फिर इससे रुपए में गिरावट आएगी, क्योंकि जो भी डॉलर के जरिए हम खरीदते हैं वो डॉलर हम रुपया देकर खरीदते हैं। अगर 1 रुपए में हम डॉलर जो खरीद रहे हैं और रुपए की कीमत गिरती है और डॉलर महंगा हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो सारा नुकसान हमारा हो रहा है। रुपया कमजोर होगा तो तेल और दूसरे सामानों को विदेशों से खरीदना और महंगा हो जाएगा। इससे हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी, भारत का व्यापार घाटा बढ़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव आएगा। अब दूसरा चार्ट देखिए। अगर भारत ने कच्चा तेल और सोना खरीदना कम कर दिया तो विदेशों को हमें कम पेमेंट करनी पड़ेगी। इससे डॉलर की मांग कम हो जाएगी, यानी डॉलर खरीदने के लिए हमें कम रुपया खर्च करना पड़ेगा। इससे रुपए में मजबूती आएगी। रुपया मजबूत होने के 5 फायदे आपको होंगे। पहला, विदेशों से सामान खरीदने का हमारा बिल कम हो जाएगा। दूसरा, तेल खरीदने पर हमारा खर्चा कम हो जाएगा। तीसरा, हमारे अपने देश में महंगाई इसकी वजह से कम होगी। चौथा, विदेशी मुद्रा की हमारी बचत होगी। और पांचवा, हमारे देश का व्यापार घाटा भी कम होगा। ईरान युद्ध के बाद से पूरी दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों में तेल के दाम बढ़ चुके हैं। बस अभी हमारे देश में ही नहीं बढ़े। भारत अकेला ऐसा देश है जहां तेल संकट के बावजूद अभी तक तेल के दाम नहीं बढ़े हैं। इस समय अमेरिका में पेट्रोल 115 रुपए प्रति लीटर है और ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से इसकी कीमत 51.4% बढ़ चुकी है। जबकि अमेरिका खुद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का प्रोडक्शन करता है। इसके बावजूद हम तो तेल बाहर से खरीद रहे हैं, लेकिन अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है तेल का। उसने भी अपने देश में 51% दाम बढ़ा दिए हैं, जबकि उसे बाहर से नहीं लेना। ब्रिटेन में पेट्रोल 195 रुपए प्रति लीटर है और यह 22% महंगा हो चुका है। फ्रांस में पेट्रोल इस समय 200 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है और यहां पर भी इसके भाव में 25% की वृद्धि हो चुकी है। जापान में पेट्रोल इस समय 160 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है और यह 30 से 35% तक महंगा हो चुका है ईरान युद्ध के बाद।
जर्मनी में पेट्रोल इस समय 205 रुपए प्रति लीटर है और यहां भी कीमतें 27% तक बढ़ चुकी हैं। इजराइल में इस समय पेट्रोल की कीमत है 185 रुपए प्रति लीटर और इसकी कीमत 30% बढ़ चुकी है ईरान युद्ध के बाद। साउथ कोरिया में पेट्रोल इस समय 150 रुपए प्रति लीटर है और इसकी कीमत भी लगभग 30% बढ़ चुकी है हाल में। इटली में पेट्रोल 210 रुपए प्रति लीटर है और ये 30% महंगा हो चुका है ईरान युद्ध के बाद। और सिंगापुर में पेट्रोल इस समय है 240 रुपए प्रति लीटर और 28 फरवरी के बाद यानी ईरान युद्ध के शुरू होने के बाद से ये 30% महंगा हो चुका है सिंगापुर में। ये सारे बड़े बड़े वो देश हैं जहां पर आप वीजा की लाइन में लगकर छुट्टियां मनाने के लिए जाना चाहते हैं, जहां पर आप बसना चाहते हैं, जहां की आप सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। जो ये वो देश हैं जिन्हें आप समझते हैं कि ये दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश हैं, काश आप वहां रहते होते। ये वो देश हैं, वहां पर पेट्रोल के दाम आप देख लीजिए। अब भारत देखिए, भारत में पेट्रोल आज भी 95 रुपए प्रति लीटर के भाव बिक रहा है। आप अपने स्क्रीन पर जरा देखिए, भारत बड़े देशों में अकेला ऐसा देश है जहां पेट्रोल आज भी 100 रुपए से नीचे बिक रहा है। 95 रुपए, सोचिए आप। और देखिए एक बार फिर से 240 रुपए, 210 रुपए, 150 रुपए, 185 रुपए, 205, 160, 200 रुपए, 195, यहां तक कि अमेरिका में भी 115 रुपए प्रति लीटर के भाव पेट्रोल बिक रहा है। और भारत है जहां 95 रुपए में अभी 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और अभी तक जो वृद्धि हुई है 28 फरवरी, या 28 फरवरी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, 28 फरवरी को ईरान का युद्ध शुरू हुआ था और 28 फरवरी के बाद से भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है बड़ी इकोनॉमीज में जहां पर 0% दाम बढ़े हैं। एक बार भी भारत में ये कीमतें नहीं बढ़ी हैं। तो दुनिया से जरा आप कंपेयर कर लीजिए। अब आपको बताते हैं कि भारत में तेल के दाम अब तक क्यों नहीं बढ़े। ईरान युद्ध के बाद भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की महंगी कीमतों का सारा बोझ आपके ऊपर डालने के बजाय अपने ऊपर डाल लिया। यह सारा बोझ उन्होंने खुद उठाया। सरकार ने खुद डीजल पर लगभग 30 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर लगभग 24 रुपए प्रति लीटर का खर्च अपने आप से बर्दाश्त किया। वरना यह पैसा आपकी जेब से जाता, 30 रुपए पेट्रोल पर बढ़ जाते, डीजल पर भी जो है 24 रुपए बढ़ जाते। और आप देखिए पेट्रोल डीजल पर इतना पैसा आपकी जेब से जाता, लेकिन ये सारा जो खर्च है सरकार ने अपने ऊपर वहन कर लिया। सरकार ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दिया, यानी डीजल पर कोई एक्साइज ड्यूटी सरकार ले ही नहीं रही। पेट्रोल पर भी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दिए, 10 रुपए यहां भी कम कर दिए। यानी सरकार ने टैक्स कम करके हजारों करोड़ रुपए की अपनी जो कमाई होती है वो छोड़ दी, ताकि जनता पर महंगे तेल का बोझ सीधा ना पड़े। अगर सरकार ये टैक्स कटौती ना करती तो 15 मार्च से लेकर अप्रैल के अंत तक सरकारी तेल कंपनियों का नुकसान लगभग 62,500 करोड़ रुपए हो जाता। लेकिन टैक्स कम करने के बाद भी इन तेल कंपनियों को लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है और हर दिन लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हमारे देश की इन तेल कंपनियों को हो रहा है जिनसे आप तेल खरीदते हैं। और इसकी वजह यह है कि ईरान युद्ध के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी तक हमारे देश में एक बार भी 1 रुपए भी नहीं बढ़ी है। इस तेल संकट के दौरान सरकार पूरी दुनिया में बढ़ती तेल की कीमतों और आम लोगों के घरेलू बजट के बीच एक ढाल बनकर खड़ी रही इतने महीनों तक, फरवरी से लेकर अब तक। और इसकी कीमत उन्होंने सीधे अपनी जेब से चुकाई है। लेकिन यह स्थिति भी कितने दिन तक चलेगी? आज भारत सरकार ने फिर कहा है कि आम लोगों को, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में लगभग 60 दिनों का कच्चे तेल का भंडार है, यानी 2 महीने का भंडार हमारे देश में अभी भी है। लगभग 60 दिनों का ही नेचुरल गैस का स्टॉक हमारे पास है और लगभग 45 दिनों का एलपीजी यानी रसोई गैस का स्टॉक भी हमारे पास है। तो 45 दिन तक तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। भारत के पास $703 बिलियन यानी लगभग 66 लाख करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय है, जिसे आप बहुत अच्छा मान सकते हैं। और इस पैसे से भारत लगभग 10 से 11 महीने तक अपनी जरूरत का सारा सामान इंपोर्ट कर सकता है। 10 से 11 महीने के लिए ये बहुत है। इसका मतलब है कि अगर इस ऊर्जा संकट से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित अगर होती भी है तो भी भारत लंबे समय तक आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो ये अभी तक की स्थिति है।
और आज हम आपको मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं कि ऊर्जा को लेकर पूरी दुनिया में बहुत बुरी स्थिति पैदा हो गई है। दुनिया के सारे बड़े बड़े देशों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। हमारे देश में अभी तक नहीं बढ़े थे, लेकिन आने वाले समय में हमें भी हो सकता है बढ़ाने पड़े, लेकिन ये हम पर भी निर्भर करेगा।